नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको कुंडली मिलान से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी और ये वीडियो बहुत टाइम से मेरा पेंडिंग था। कुंडली मिलान करते वक्त हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कुंड मिलान करते हैं, नक्षत्रों के द्वारा देखते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ बेसिक आपको 18 या 19 रूल्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर ये आपको कुंडली में दिखता है तो उससे पहले आपको इनके उपाय करने चाहिए किसी अच्छे देवज्ञ से या किसी एक्सपर्ट ब्राह्मण के द्वारा, ताकि वो जो ग्रह हैं जो पीड़ा दे रहे हैं या विवाह के बाद सुख नहीं मिलने वाला है तो एटलीस्ट वो शांत हो जाए दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है शुक्र। ये एक ऐसे ग्रह हैं, चाहे मेल की कुंडली आप देख रहे हैं चाहे फीमेल की कुंडली आप देख रहे हैं, दोनों में ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मैरिज को चलाने वाले जो प्लैनेट होते हैं ये शुक्र देव होते हैं। आपको आगे मैरिज का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पुरुष की कुंडली से शुक्र से पता चलता है और स्त्री की कुंडली से भी शुक्र से पता चलता है। लेकिन स्त्री की कुंडली के लिए आपको मंगल देव को भी साथ में एनालाइज करना पड़ता है दोस्तों। तो आइए एक एक करके मैं आपको रूल्स पहले बताता हूँ, फिर दो कुंडलियाँ मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे कुंडली में मैचिंग भी थोड़ी सी करनी होती है। मैं आपको एक दो कुंडलियों के माध्यम से हल्का सा एग्जाम्पल भी बताऊँगा कि मैचिंग कैसे करनी होती है। तो पहली चीज़, अगर आप किसी पुरुष की कुंडली देख रहे हैं चाहे स्त्री की कुंडली देख रहे हैं, दोनों में सेम रूल है। शुक्र देव से छठे, 8वें और 12वें भाव में केतु देव नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर पुरुष कुंडली आप देख रहे हैं, स्पेशली पुरुष कुंडली में शुक्र कहीं भी हो सकते हैं, शुक्र से छठे, 8वें और 12वें भाव में केतु देव विराजमान नहीं होने चाहिए। ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। और यही शुक्र देव अगर 0 डिग्रीज के हो जाएं, मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे मिक्स करके लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में मेरी थोड़ी पकड़ ज़्यादा है। तो अगर यही शुक्र देव 0 डिग्रीज के हैं और उनके बिल्कुल पीछे केतु देव रहते हैं कुंडली में, ये अभी मैं आपको कुंडली के माध्यम से भी बताऊँगा, तो ऐसे केस में ये जो पुरुष होगा, चाइल्ड बर्थ होने में इनको प्रॉब्लम होगा या इनके सेक्सुअल पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, या जो वीर्य संबंधित रोग होता है ये उस पुरुष को हो सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है क्या कि शुक्र देव 0 डिग्रीज के हों और उनके बिल्कुल पीछे केतु देव हों। तो उदाहरण के लिए एक छोटी सी कुंडली यहाँ ले लेते हैं क्योंकि इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी कुंडलियाँ जब आप मैचिंग करते हैं तो इन चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी बेटी के लिए कुंडली देख रहे हैं और लड़के की कुंडली में कॉम्बिनेशंस आपको दिखते हैं, मान लीजिए किसी के शुक्रदेव कुंडली में यहाँ पे हैं, उसके बिल्कुल पीछे केतु हों और ये शुक्रदेव अगर 0 अंश पे हैं तो इसका मतलब मैरिड लाइफ अच्छी चलने वाली नहीं है। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने वाली है, इस व्यक्ति को रोग भी हो सकता है। यही केतु देव अगर यहाँ पे हो या यहाँ पे भी हो तो मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। यही केतु देव अगर शुक्र के साथ बैठ जाते हैं, यही शुक्रदेव अगर केतु के साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे केस में भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, विवाह देरी से हो सकता है। अगर विवाह हो भी जाता है तो जो पत्नी होगी वो रोगिणी मिलेगी आपको। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हो गए। अब इसको देखना कैसे है, प्रॉब्लम कब हो सकती है, ये भी एक बहुत गहरा विषय होता है। यहाँ पे मान लीजिए शुक्रदेव 7 नंबर राशि में है, 7, 8, 9। अगर आप अपने बेटे का विवाह कर रहे हैं और उसकी कुंडली में आप देखिए शुक्र से तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, अगर
उसमें जो राशि है उस ग्रह की महादशा चल रही है, तो फिर आपको बिना रेमेडीज़ किए विवाह नहीं करना चाहिए, या वैवाहिक जीवन में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसको कैसे देखना है, मान लीजिए शुक्र तुला राशि में है, उससे तीसरे घर में 9 नंबर राशि है, इसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। अगर बृहस्पति देव की महादशा चल रही है और इस पुरुष का विवाह हो जाता है, तो विवाह के बाद अवश्य उसको प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ेगा, या किसी तरह का दिक्कतों का सामना जो है वो फेस करना ही पड़ेगा। अब यहाँ बहुत सारे रोल्स होते हैं मैरिज के दोस्तों। मैरिज को लेकर बहुत से तरीक़ों से प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है पत्नी पत्नी में रिलेशंस बहुत अच्छे हों, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन जैसे ही ये पुरुष उस स्त्री से विवाह करता है, विवाह के बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाए, या विवाह के बाद किसी तरह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाएँ। तो इसके बहुत सारे रूप होते हैं। ये आपको बाय प्रैक्टिस आएगा जब आप कुंडलियाँ देखेंगे और सामने वाले से पूछेंगे कि क्या आपको इस पीरियड में इशू आया था। अगर महादशा ठीक है लेकिन अंतरदशा भी अगर ख़राब चल रही है, शुक्र से तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में जो राशि रहती है, उस ग्रह की अगर अंतरदशा भी चल रही है, तो अंतरदशा कुछ ही समय के लिए रहती है, तो आप वो समय पार करने के बाद फिर विवाह कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से स्त्रियों की कुंडली पे भी ये सेम लागू होता है, यह भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो ये हो गए कुछ बेसिक पॉइंट्स जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद पुरुष कुंडली में अगर आप देखते हैं, शुक्र से चौथे भाव में अगर केतु देव विराजमान है, तो ये भी मैरिड लाइफ के सुख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका लॉजिक क्या है, शुक्र विवाह के सुख को इंडिकेट करता है, तो हर ग्रह से चौथा भाव सुख का भाव होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रूल है एस्ट्रोलॉजी का, ये आप याद कर लीजिए। शुक्र से जो चौथा भाव होगा, ये शुक्र के सुख भाव होता है, तो शुक्र विवाह के कारक हैं। तो ऐसे केस में जब ये पुरुष शादी करेगा, पत्नी उनके जीवन में आ जाएंगी। शुक्र पत्नी के कारक हैं, चौथे घर में केतु बैठे हैं, या कई बार चौथे घर में राहु और शनिदेव भी अगर बैठे रहते हैं, तो भी वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो ये कुछ बिल्कुल सेट कॉम्बिनेशंस हैं, जब आप कुंडली मिलान करेंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। इसी तरह से एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे राशि मैं मिटा देता हूँ, अभी राशि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पुरुष कुंडली आप देख रहे हैं और शुक्र के बिल्कुल आगे केतु देव बैठे हैं, यानी शुक्र किसी भी भाव में हो सकते हैं, किसी भी राशि में हो सकते हैं, इससे अभी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब राशियों पर जाएंगे तो थोड़ा डिटेल्स में आपको और बताऊंगा कि जब ग्रह अपनी राशि में होता है तो थोड़ा बली होता है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, शुक्र के बिल्कुल आगे केतु होंगे, तो फिर आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि मैरिज होते ही इस जातक को वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम आ जाएगा, किसी तरह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने लग जाएगा। तो ऐसे केस में हमें उपाय क्या करने चाहिए? ऐसे केस में केतु देव को शांत करना चाहिए अगर ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और शुक्र देव को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग करने के बहुत से तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रतन ही पहने, दिया जला सकते हैं प्रसन्नता के लिए, और बहुत से उपाय होते हैं वो आप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन बहुत सी कुंडलियों पे मैंने देखा है शुक्र देव के बिल्कुल आगे जब केतु देव रहते हैं तो वैवाहिक सुख में हमेशा प्रॉब्लम होता है, या किसी तरह से पत्नी से वाद विवाद छिड़ जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हर बार ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सी कुंडलियों पे आप देखेंगे शुक्र के आगे केतु देव हैं लेकिन मैरिड लाइफ ठीक चलती है। उसका ये रीज़न होता है कि केतु देव जिस राशि में है उस पर उसके लॉर्ड अच्छी जगह बैठे हों, या केतु देव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, मान लीजिए बृहस्पति का प्रभाव हो, तो वो फिर बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है दोस्तों। तो ये कुछ सिंपल बेसिक रूल्स हो गए जो कुंडली मिलाते वक्त आपको ज़रूर देखने हैं और ध्यान रखने हैं। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप गौर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, मैरिड लाइफ ख़राब होने से आप बचा सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशंस सीवियर हैं तो रेमेडीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप विवाह करेंगे तो विवाह सुख में रहता है, विवाह में प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होती हैं दोस्तों। अब इसी को एक
दूसरे तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। अगर आप पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, अभी स्त्री की कुंडली पे भी मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताऊँगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप पुरुष कुंडली देख रहे हैं, उसमें शनिदेव और मंगल देव एक ही भाव में विराजमान है। अभी इसमें राशि नहीं ले रहा हूँ। अगर शनिदेव और मंगल देव पुरुष कुंडली में एक साथ एक ही भाव में बैठे हैं दोनों, और डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा अगर पास होते हैं, क्लोजनेस होती है, इस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं होता है। खासकर ये युति अगर कुंडली के तीसरे भाव में बन जाती है या 11वें भाव में भी कई बार इसका रिज़ल्ट देखा जाता है, लेकिन तीसरे भाव में ये बहुत सीवियर रिज़ल्ट देता है। तो ऐसा जो पर्सन होगा, जब आप इनसे कुंडली मिलान कर रहे होंगे, तो आप सीधे तौर पर ये कह सकते हो कि ये जो व्यक्ति होगा ये बहुत झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, क्वारलसम व्यक्ति है। ये बात बात पर झगड़ा करेगा। और इस तरह की कुंडलियाँ जब आपके सामने आती हैं तो बहुत धैर्य से किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको कुंडली मिलान करवानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर कॉम्बिनेशन है। शनिदेव मंगल देव, चाहे ये स्त्री कुंडली में भी कॉम्बिनेशन हो तो भी वो स्त्री बहुत झगड़ालू होती है या उसका पति बहुत झगड़ालू होता है। तो ये आपको ध्यान से देखना है जब आप कुंडली मिलान करते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। अगर इस पर शुभ प्रभाव होगा तो बहुत हद तक ये कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, और बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, इनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, खासकर पुरुष कुंडली में शुक्र से 7th हाउस, ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वहाँ से आ जाएंगी। मान लीजिए ये शुक्र 7 नंबर राशि में है, तो इसके 7वें घर में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यहाँ पे 1 नंबर राशि आएगी। इसके स्वामी बनेंगे मंगल देव। तो अब आपको क्या करना है, कुंडली मिलान करते वक्त ये चीज़ आप ज़रूर देखिए, ये बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। शुक्र से 7वें घर में जो राशि हो, अगर उसके स्वामी, मान लीजिए यहाँ पे मंगल देव की राशि है, अगर कुंडली में मंगल देव राहु के साथ विराजमान है, तो आप कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति, ये पुरुष की कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। खासकर अगर ये युति शुक्र से 4थे भाव में बन जाती है, तो बहुत ही एक सटीक प्रेडिक्शन होती है कि जब पत्नी घर पे नहीं होती है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है इसका दूसरी जगह रिलेशंस बनना शुरू हो जाता है। खासकर इसमें राहु का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। तो शुक्र से 7वें घर में जो राशि, अगर वो उसके जो स्वामी अगर राहु देव के साथ बैठे हैं, तो फिर ऐसे केसेस में कुंडली मिलान बहुत ध्यान से करनी चाहिए, और आवश्यकता पड़े तो अच्छे किसी एक्सपर्ट से उपाय वगैरह ज़रूर करवा लेने चाहिए। यही चीज़ अगर शुक्र से 7वें घर में जो राशि हो उसके स्वामी केतु देव या शनिदेव के भी साथ हों, तो कई बार बहुत से केसेस में देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है व्यक्ति का हो जाता है दोस्तों। लेकिन राहु देव से बिल्कुल श्योरिटी होती है। दूसरा, अगर शुक्र से 7वें घर के स्वामी, अब इस कुंडली को थोड़ा एक बार रब कर लेते हैं और एक नई कुंडली बनाते हैं। एक छोटी सी और कुंडली जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आज यहाँ बताने जा रहा हूँ, और बहुत से लोगों को इससे हेल्प मिलने भी वाली है, क्योंकि जब आप कुंडली मिलान करेंगे आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। मान लीजिए वही सेम कुंडली ले लेते हैं। अगर शुक्र 7 नंबर राशि में है, उसके सामने मंगल देव की राशि आएगी। ये मंगल देव अगर शुक्र से 12वें घर में हो
या छठे घर में हो या आठवें घर में हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। मैरिड लाइफ अच्छे से उस केस में नहीं चलती है। शुक्रदेव से सातवें घर के स्वामी शुक्रदेव से छठे, आठवें, 12वें में नहीं होने चाहिए। कई बार बहुत केसेस में देखा जाता है कि तीसरे घर में भी अगर जो शुक्र से सातवें लॉर्ड होते हैं वो बैठ जाते हैं तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। ये एक कुंडली मिलान का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर शुक्र से सातवें घर के स्वामी कोई भी हो सकते हैं, उसके स्वामी अगर सूर्य और चंद्र के साथ में जाकर बैठ जाते हैं, यानी सूर्य चंद्र अगर एक साथ होंगे तो अमावस्या बन रही होगी, और शुक्र से सातवें घर के स्वामी अगर इस अमावस्या के कॉम्बिनेशन के साथ ही बैठ जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्टी का योग होता है। कई बार ऐसे केस में मैरिज नहीं हो पाती है, मैरिज हो भी जाती है तो किसी भी तरह से मैरिज का सुख इतनी जल्दी से नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो ये सीवियर कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, ये कुंडली मिलान करते वक्त आपको ज़रूर देखने चाहिए। चाहे पुरुष की कुंडली हो, स्त्री की कुंडली हो, शुक्र को दोनों कुंडलियों में आपको एनालाइज करना है दोस्तों। अब एक सिंपल सा आपको रूल बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप पुरुष कुंडली देख रहे हैं और पुरुष कुंडली में शुक्र 7 नंबर में है और मंगल मान लेते हैं यहाँ पे है, तो मंगल की दृष्टि जो है शुक्र पर पड़ने वाली है। इसमें आप त्रिकोण दृष्टि भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मंगल देव यहाँ पे हैं तो भी आप मानेंगे कि शुक्र और मंगल में आपस में दृष्टि संबंध हो रहा है। अगर पुरुष कुंडली में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखता है तो आप कह सकते हो कि ये जो पुरुष है इसको सेक्सुअल डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं पे स्त्री कुंडली में आपने क्या देखा कि अगर शुक्र और बृहस्पति एक साथ हैं तो ऐसे केसेस में अगर आपने इनका विवाह करवा दिया तो ये मैच मेकिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि ये जो पुरुष है इसकी डिमांड्स जो है बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मंगल देव हीट होते हैं, एग्रेशन होता है। जब ये शुक्र को देखते हैं तो सेक्सुअल एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उल्टा स्त्री कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होंगी वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। ऐसे केस में भी वैवाहिक सुख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, किसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जब आप कुंडली मिलान करेंगे तो वहाँ पे आपके बहुत काम आने वाला है। अब एक छोटे से एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए ये पुरुष कुंडली है, ये फीमेल कुंडली है, ये मेल है, ये फीमेल है। अब आपको मेल फीमेल की कुंडली जब आप मिला लेते हैं तो वहाँ पे गुण मिलान वगैरह सब आपने कर लिया, तो उसके बाद कुछ फाइनल ट्यूनिंग होती है जो करनी होती है। उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए पुरुष की कुंडली में शुक्र देव जो है 7 नंबर में है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहीं पे आपने देखा। स्त्री कुंडली में मान लीजिए 12 नंबर यहाँ पे है और स्त्री कुंडली में केतु 12 नंबर साइन में है। तो जब आप इनको कुंडली मिलान करेंगे तो आप इसको कैसे देखेंगे? स्त्री कुंडली में केतु 12 नंबर में, तो 12 नंबर राशि जो है पुरुष कुंडली में यहाँ पे आएगी, तो आपको केतु को यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो फिर से वही कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे वो निकल कर आ जाएगा। शुक्र से छठे घर में केतु, और स्त्री कुंडली जब आप स्त्री कुंडली में शुक्र को बिठाएंगे तो आपको क्या करना है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे 7 नंबर आएगी और यहाँ पे शुक्र देव आएगा। तो देखिए 6, 8 कॉम्बिनेशन बन के सामने आ जाता है। तो जब कुंडली को आप क्रॉस मैचिंग करेंगे, भाव से भाव मिलाने की डिफरेंट विधि होती है, लेकिन शुक्र से केतु को मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस केस में भी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और बहुत सारी दिक्कत है जो जातक को फेस करना पड़ता है दोस्तों। अब
स्त्री की कुंडली बात करते हैं। स्त्री की कुंडली में मंगल देव जो है ये पति के कारक होते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, मंगल देव से चौथे भाव में अगर केतु बैठ जाते हैं तो स्त्री का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्ट में होता है। अगर मंगल देव के बिल्कुल दूसरे भाव में केतु बैठ जाते हैं तो भी स्त्री का वैवाहिक जीवन जो है कष्टपूर्ण होता है। लेकिन अगर इस पर शुभ प्रभाव पड़ जाए बृहस्पति देव का तो बहुत सारे केसेस में ये उसको नलिफाई कर देता है, उस एस्पेक्ट को, यानी वो जो खराबी केतु देव कर रहे होते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है दोस्तों। तो ये बहुत ही एक सीवियर कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से मान लीजिए स्त्री कुंडली में मंगल देव कहीं भी हो सकते हैं क्योंकि मंगल पति के कारक हैं। अगर उसके बिल्कुल आगे बुध देव हैं और ये बुध देव अगर वक्री हो जाते हैं तो आप बहुत से केसेस में देखेंगे शादी के तुरंत बाद ही लड़की घर पे वापस आ जाती है या कोर्ट कचहरी एक इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अगर बुध के साथ केतु देव भी हैं तो फिर ये बिल्कुल श्योर होता है ये कोर्ट कचहरी का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको कुंडली मिलान करते वक्त ज़रूर देखनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह से अगर कुंडली में मंगल देव के आगे कुंडली में शनि देव बैठे हों दूसरे भाव में तो ये विवाह में देरी करवा सकते हैं। कई बार विवाह 30 या 35 या 36 साल तक भी नहीं हो पाता है दोस्तों। मंगल के बिल्कुल आगे अगर शनिदेव बैठ जाते हैं तो विवाह में देरी हो सकती है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अदर कॉम्बिनेशंस अगर शुभ प्रभाव होगा तो फिर इसको नलिफाई कर देगा, फिर विवाह थोड़ा जल्दी होने का चांस रहता है। और स्त्री कुंडली में अगर मंगल देव और बुध देव एक ही भाव में बैठ जाएं, अभी इसमें राशि मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सिंपल कॉम्बिनेशंस है। अगर बुध देव और मंगल देव एक ही भाव में बैठ जाते हैं तो स्त्री के वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, विवाह सुख में नहीं रह पाता है दोस्तों। उसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं जो मैंने पहले आपको बता दिए। विवाह सुखमय होने के बहुत सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस होते हैं। स्त्री कुंडली में एक बहुत सीवियर कॉम्बिनेशन होता है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर स्त्री कुंडली में चंद्रमा कहीं पे भी हो, उसके आगे शुक्र हो, तो ऐसी स्त्री का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है दोस्तों। बहुत चांसेस होते हैं ऐसी स्त्री किसी न किसी गलत कार्य में फंस जाती हैं, या अगर वो मैरिड होती हैं तो इमोशनली वो किसी और के साथ भी अटैच हो जाती हैं। यही शुक्र और चंद्र अगर साथ भी हों तो भी उस स्त्री में बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के बहुत ज़्यादा डर रहते हैं दोस्तों। अब एक कॉमन कॉम्बिनेशन है जो दोनों कुंडलियों में सेम लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्र से 7th हाउस आपको लेना है, इसी तरह से जब स्त्री की कुंडली आप देखेंगे तो उसमें मंगल से 7th हाउस लेना पड़ता है दोस्तों। मंगल से 7th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि शुक्र से 7th हाउस उसके घर उसके हाउस उस हाउस में जो राशि हो उसके लॉर्ड अगर राहु केतु के साथ होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। सेम चीज़ आप स्त्री कुंडली में भी लेंगे। स्त्री कुंडली में मंगल देव जो होते हैं वो पति के कारक होते हैं। उससे साथ में घर में जो राशि होती है, अगर उसके स्वामी राहु केतु एक्सिस में फंस जाते हैं या राहु के साथ जाके बैठ जाते हैं या केतु के साथ जाके बैठ जाते हैं या अमावस्या में आकर फंस जाते हैं तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैरिड लाइफ जो है सुख में नहीं रह पाता है दोस्तों। अब एक लास्ट कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, इस पर और वीडियोस बनाऊंगा आने वाले टाइम में। अगर कुंडली में ये कॉम्बिनेशन आपको दिख जाता है, ये दोनों एक ही भाव में होने चाहिए। इसकी कंडीशन यही है कि मंगल और केतु अगर कुंडली में एक साथ एक ही भाव में है, चाहे वो पुरुष कुंडली हो चाहे वो स्त्री कुंडली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कुंडलियों को बहुत ध्यान से आपको कुंडली मिलान करना है दोस्तों, क्योंकि ये जो व्यक्ति होगा चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू नेचर की होगी। झगड़ा करते वक्त ये लोग किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, कुछ उठा के मार भी सकते हैं दोस्तों।
तो ये जब आप कुंडली मिलान करेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम आती हैं दोस्तों। इसी तरह तो ये आपको ध्यान रखना है अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में दिखता है। अब एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये स्त्री कुंडली में एप्लीकेबल होगा, पुरुष कुंडली में ये नहीं आपको देखना है, ये स्त्री कुंडली में ही एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए स्त्री कुंडली में मंगल यहाँ पे हैं, उनके आगे बृहस्पति देव है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको कुंडली में दिख रहा है, मंगल के आगे बृहस्पति देव, ये भाग इस, तो अगले 5 भावों में अगर कोई भी ग्रह नहीं है, मंगल के आगे बृहस्पति हो, यहाँ कोई नहीं हो, यहाँ कोई भी नहीं हो, यहाँ भी कोई ना हो, यहाँ भी कोई ना हो, यहाँ भी कोई ना हो, तो ऐसे केस में भी जो वो स्त्री है उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती है दोस्तों। बहुत ही सेट कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत से कुंडलियों पे टेस्टेड टेक्निक्स हैं, इनको आप ट्राई करिए। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक चीज़ बताई है, कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, किसी ग्रह की दृष्टि हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट यहाँ पे लेनी है दोस्तों। दोबारा से इसको बता रहा हूँ, अगर कुंडली में, स्त्री कुंडली में मंगल देव के आगे बृहस्पति हो और अगले 5 हाउसेस में कोई भी ग्रह नहीं हो तो वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रह पाता है, बहुत चांसेस होते हैं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। तो इसको और आने वाले समय में और वीडियोस इस पे बनाऊंगा जिसमें आपको 2 कुंडलियों के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से हर ग्रह को पुरुष कुंडली और स्त्री कुंडली में किस तरह से आपको इंटरचेंज करना होता है, कैसे दोनों की मेंटल इंक्लिनेशन मैच करनी होती है। बहुत सारी चीज़ें कुंडली में मैच हो जाती हैं लेकिन मेंटल इंक्लिनेशन मैच नहीं होता है तो भी वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है दोस्तों। इसमें केतु देव का बहुत बड़ा रोल होता है और चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में 2 कुंडलियों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय शनिदेव।